1975 श्रीगंगानगर, राजस्थान। एक छोटा सा कस्बा, पाकिस्तान की सीमा से कुछ हाई किलोमीटर दूर। एक कॉलेज के नाट्य महोत्सव में एक नौजवान स्टेज पार खड़ा है। उसकी आवाज में ऐसा असर है कि पूरा हॉल खामोश हो जाता है। उसका नाम है रविंद्र कौशिक। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यही नौजवान आने वाले 20 सालों तक पाकिस्तान की फौज के सबसे गोपनीय सर्कल्स में घूमेगा, बिना किसी शक के, बिना किसी गलती के। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने अपना नाम, अपनी पहचान, अपना मजहब, अपना घर, सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ देश के लिए, और जिसकी कहानी उसकी मौत के सालों बाद तक भारत सरकार के रजिस्टर में दर्ज भी नहीं थी। 70 के दशक का आखिरी हिस्सा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। 1971 की जंग के बाद दोनों मुल्क एक दूसरे पर नजर रखते थे। हर सीमा, हर आव, हर खुफिया जानकारी अहमियत रखती थी। ये माहौल में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को जरूरत थी ऐसे नौजवानों की जो सिर्फ जासूस ना बने, बल्कि पाकिस्तान में हमेशा के लिए घुल मिल जा सके। रविंद्र कौशिक एक टैलेंटेड थिएटर आर्टिस्ट द लखनऊ में एक नाट्य उत्सव के दौरान उनकी परफॉर्मेंस ने रॉ के एक अधिकारी का ध्यान खींचा। उस अधिकारी ने उन्हें एक ऐसा प्रस्ताव दिया जो जिंदगी बादल डीन वाला था। देश के लिए पाकिस्तान जाना, अपनी असली पहचान हमेशा के लिए पीछे छोड़ना, और वहां इतनी गहराई से रहना कि कोई शक ना करे। रविंद्र उस वक्त सिर्फ 30 साल के थे। उन्होंने हाँ कहा। 2 साल तक उन्हें खास तौर पर तैयार किया गया। उर्दू जुबान, इस्लामी तौर तरीके, नमाज पढ़ने का सही अंदाज, पाकिस्तान का भूगोल, वहां के रस्मो रिवाज, हर चीज सिखाई गई। उनका खतना भी कराया गया ताकि उनकी पहचान पर कभी शक ना हो। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक इंसान को पूरी तरह से दूसरा इंसान बना डीन का अमल था। 1975 में रविंद्र कौशिक ने भारत की सीमा पार की। अब उनका नाम था नबी अहमद शाकिर। कराची पहुंचकर उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, LLB की डिग्री हासिल की और धीरे धीरे पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हो गए। यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जिसे दुनिया ब्लैक टाइगर के नाम से जानती है। पाकिस्तान आर्मी में नबी अहमद शाकिर ने अपनी मेहनत और वफादारी से एक के बाद एक रैंक हासिल की। कमीशन्ड ऑफिसर बेन, और फिर तरक्की करते करते मेजर के ओहदे तक पहुंच गए। एक भारतीय जासूस पाकिस्तान आर्मी के अंदर मेजर के रैंक पार। ये बात सुनने में ही इतनी खतरनाक है कि यकीन करना मुश्किल है, लेकिन रविंद्र कौशिक ने ये कर दिखाया। उन्होंने पाकिस्तान में शादी भी की, एक पाकिस्तानी महिला अमानत से, जिनके पिता खुद पाकिस्तान आर्मी में अफसर थे। ये शादी सिर्फ उनकी कवर को और पुख्ता करने वाला कदम नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उनकी एक बेटी भी हुई। एक आदमी जो अपने देश के लिए काम कर रहा था, उसने एक दूसरे मुल्क में पूरा घर परिवार बसा लिया, सिर्फ इसलिए कि उसकी वफादारी पर कभी उंगली ना उठ सके। अगले 10 सालों तक मेजर नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान आर्मी की अंदरूनी जानकारियां भारत तक पहुंचाई। बॉर्डर डिप्लॉयमेंट की तफसीलात, फौज की तैयारियां, हथियारों की जानकारी, ये सब वो खबरें थीं जो सीधा दिल्ली तक पहुंचती थीं बिना किसी को भनक लगे। बताया जाता है कि उनकी दी गई जानकारी 1979 के भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान बहुत काम आई, और उनकी मदद से कई भारतीय जासूस जो पाकिस्तान में पकड़े जा सकते थे, बचा लिए गए। एक ऐसा आदमी जो खुद हर पाल औत के साये में जी रहा था, दूसरों की जानें बचा रहा था। लेकिन जासूसी की दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं होता। 1983 में एक घटना हुई जिसने इस पूरी कहानी का रुख बदल दिया।
इनायत मसीह एक दूसरा भारतीय जासूस जो पाकिस्तान में सक्रिय था, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के हाथों पकड़ा गया। पनिशमेंट से बचने की कोशिश में या शायद किसी मजबूरी के तहत इनायत मसीह ने अपने साथियों के बारे में बताना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में मेजर नबी अहमद शाकिर का नाम भी सामने आया। 1983 में ISI ने रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया। वो वक्त था जब उनकी असली पहचान भारत का जासूस पूरी तरह से बेनकाब हो गई। 2 साल की पूछताछ शुरू हुई। सियालकोट जेल में उन्हें रखा गया, जहां उन पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। कहा जाता है कि उन्हें बिजली के झटके दिए गए, भूखा रखा गया और महीनों तक अंधेरी कोठरी में बंद रखा गया, सिर्फ इसलिए कि वो भारत के बारे में, अपने साथी जासूसों के बारे में कुछ बता दे। रविंद्र कौशिक ने कुछ नहीं बताया। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। अगले 16 साल रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में बंदी रहे। मियांवाली जेल, कोट लखपत जेल, ये नाम उनकी जिंदगी के आखिरी अध्याय बन गए। यहाँ एक सवाल उठता है जो आज तक जवाब मांगता है, जब भारत सरकार को पता चल गया था कि उनका एक अफसर पाकिस्तान की जेल में बंदी है, तो उन्हें वापस लाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? जवाब सीधा और तकलीफदेह है। रॉ के नियम के मुताबिक अगर कोई एजेंट पकड़ा जाता है तो सरकार रस्मी तौर पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। रविंद्र के पिता, जो खुद भारतीय आर्मी में अफसर रह चुके थे, दिल्ली के चक्कर लगाते रहे। उन्होंने कई बार सरकार से गुहार लगाई कि उनके बेटे को वापस लाया जाए, लेकिन उन्हें हर बार खामोशी ही मिली। जेल के अंदर रविंद्र कौशिक का जिस्म धीरे धीरे टूट रहा था, लेकिन उनका ज़मीर नहीं। साथी कैदियों ने बाद में बताया कि वो अपनी बेटी और बीवी के बारे में बात करते थे, अपने वतन के बारे में बात करते थे, लेकिन कभी किसी राज को उन्होंने अपनी जुबान पर नहीं आने दिया। 2001 में 16 साल की कैद के बाद कोट लखपत जेल में रविंद्र कौशिक का इंतकाल हो गया। सरकारी वजह बताई गई ट्यूबरक्लोसिस और दिल की बीमारी, लेकिन उनके भारत में बचे परिवार का मानना था कि ये सालों के जुल्म और अजाब का नतीजा था। उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 54 साल थी। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिस देश के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उस देश में उनकी कहानी सालों तक किसी को पता ही नहीं थी। कोई सरकारी सम्मान नहीं, कोई तांगा नहीं, कोई रस्मी एतराफ नहीं। उनकी मां आमला कौशिक अपनी मौत तक अपने बेटे की वापसी का इंतजार करती रही। उन्हें आखिरी दम तक यकीन था कि उनका बेटा एक दिन लौट कर आएगा। धीरे धीरे कुछ पत्रकारों और रॉ के पूर्व अधिकारियों की कोशिशों से रविंद्र कौशिक की कहानी दुनिया के सामने आई। उन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब दिया गया, एक ऐसा नाम जो उनकी बहादुरी और उनकी खामोशी दोनों को दर्शाता है। आज रविंद्र कौशिक का नाम भारत की खुफिया तारीख में सबसे इज्जत के साथ लिया जाने वाला नाम है। उनकी कहानी सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी पहचान, अपना परिवार, अपना मजहब, सब कुछ देश के नाम कर दिया और बदले में सिर्फ खामोशी पाई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर वीरगति सिर्फ युद्धभूमि में नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी कुर्बानी वो होती है जो किसी के बिना जाने की गई हो, बिना किसी तमाशे के, बिना किसी सलामी के, सिर्फ एक खामोश यकीन के साथ कि देश के लिए किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। ऐसे गुमनाम नायकों की कहानियां बताए जाने के लिए ही होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे और भी कहानियां आप तक लाते रहे। अनलॉग ऑन की कहानियां, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ दिया और बदले में कुछ नहीं मांगा।